पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देवाराम जानी आपको आज नेवी और एयरफोर्स के कुछ पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अलग अलग दिन अलग अलग पारी के अलग अलग पेपर लेके आऊंगा और ये भी विश्लेषण बताऊंगा कि इस बार क्वेश्चन ऐसा आया है तो आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है या उस क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं आगे के एग्जामों में, उस तरह से आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, मैं यहाँ नेवी और एयरफोर्स दोनों के पेपर लेके आ रहा हूँ। ये भी ध्यान रखना कि जो आपके एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसी में नेवी के जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो पड़ जाते हैं। वैसे के वैसे आपके जब नेवी का एग्जाम होता है उसमें भी एयरफोर्स के जो पेपर में आए हुए पुराने क्वेश्चन वापस नेवी वाले पेपर में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से इनका दोनों का लगभग कॉम्बिनेशन रहता है। तो इस प्रकार से आपको नेवी और एयरफोर्स दोनों की ही अगर तैयारी करते हो तो दोनों की एक साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाते हैं कि नेवी और एयरफोर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे नेवी के भी पेपर लेके आऊंगा और एयरफोर्स के भी पेपर लाऊंगा, सभी पेपर लेके आऊंगा और वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके वास्तव में एग्जाम में पढ़े हैं। उसमें एक भी क्वेश्चन मेरे मन से जोड़ के नहीं बनाया हुआ है और आप एक एक जिसने भी आपके पुराने दोस्त जिन्होंने इन तारीखों को जिन तारीखों को मैं विद तारीख बताऊंगा, कौन सी पारी बताऊंगा वो भी बताऊंगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो आप अगर उस ओल्ड पे अपने स्टूडेंट अपने जो भी फ्रेंड है उनको पूछोगे कि इस तारीख को ये क्वेश्चन आया या नहीं तो आपको वो प्रूफ मिल सकता है कि वास्तव में आया था। तो इस क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन मिलाया हुआ नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके, और मैं यहाँ पे आपके जीके के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। जीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं वह सभी करवाऊंगा और आगे क्या क्या आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। देखिए जीके में आपके करंट थोड़ा ज्यादा पड़ता है, इसके अलावा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, इसके अलावा एक कंप्यूटर का क्वेश्चन और एक साइंस का क्वेश्चन भी फिक्स है। तो उसके अकॉर्डिंग सभी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़े हैं और कैसे आगे पढ़ सकते हैं। देखिए आज मैं लेके आया हूं आपके सामने 23 फरवरी 2019 का एक नेवी का एग्जाम हुआ था। उस 23 फरवरी 2019 के नेवी के एग्जाम में प्रथम पारी का पेपर मैं लेके आया हूं। अब देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन का मैं विश्लेषण भी करूंगा और आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन आया था, ऐसे ध्यान रखना, खेलों से संबंधित, एक तो आपके खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस स्पर्धाओं से संबंधित है, या फिर खेलों के कौन से ग्राउंड है, या फिर किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या कौन सा खेल का मैदान क्या होता है, ऐसे। इसके अलावा ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, या आगामी जो प्रतियोगिता हो रही है वह प्रतियोगिता कब होगी, कहाँ होगी, ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट जो प्रतियोगिता हुई, अंतिम जो भी प्रतियोगिता हुई उसका विजेता उपविजेता आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके खेलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। अब ध्यान रखना, आपके ये पेपर था फरवरी में और उस समय ध्यान रखना कभी भी पेपर हो उससे 6 महीने पहले का करंट आता है। कितने महीने पहले का? मुख्य रूप से 6 महीने पहले का करंट आता है। अब जैसे कई बार जैसे अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारा पोस्टपोन्ड हुआ, उसके कारण कुछ समय आपके ज्यादा लगा तो उसमें थोड़ा 1 साल का भी हो जाएगा। जब तक पीछे वाला एग्जाम हुआ उससे आगे वाला एग्जाम नहीं होता है उसके बीच का पूरा करंट आपके एयरफोर्स और नेवी के अकॉर्डिंग आता है। ध्यान रखना, ये मैं आपको मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी 2015 से यहाँ पाई से जुड़ा हुआ हूं और उससे पहले भी मैं डिफेंस में जैसे ही 2013-14 के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, आपको एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण भी बताऊंगा कि उसमें किस तरह से कौन से महीने का करंट आता है। तो ध्यान रखना, अक्टूबर महीने में दीपिका कुमारी की सगाई हुई थी और इसी कारण से इस दीपिका कुमारी का क्वेश्चन पूछा था कि दीपिका कुमारी, तो जो भी खिलाड़ी चर्चित हो जाता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, वहां की है ये, जहां के महेंद्र सिंह धोनी आपके माही जो कि अभी वर्तमान में क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी जो झारखंड के रांची से है और दीपिका कुमारी भी रांची से है। ये भी आप एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख सकते हो। और इसके साथ साथ
ये भी ध्यान रखना है कि ये तीरंदाजी खेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन ये F1 रेसर है। कैसा रेसर है? F1 रेस। यहाँ इतना ही रेस ही लिख लिया, मिसप्रिंट है थोड़ा। F1 रेस है, लेकिन आपके ये क्वेश्चन ही था नहीं। क्वेश्चन तो ये आया था कि जेके टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ध्यान रखना, जो भी जिसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना। उस समय जेके टायर का ब्रांड एम्बेसडर आपके अक्टूबर माह में ही नारायण कार्तिकेयन F1 रेसर को बनाया था। तो इससे संबंधित वैसे देखो तो ये भी स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य था ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन पूछना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसी तरह आपके तीसरा क्वेश्चन आता है कि बंबू डांस किस राज्य से संबंधित है। बंबू डांस मिजोरम राज्य से संबंधित है। आपको मैंने एक पहले भारत और विश्व के संदर्भ में आपको पहले भारत की स्थिति बताई, फिर भारत के संदर्भ में प्रत्येक राज्यों को बताया, और उस राज्यों में आपको लोकेशन, अब देखिए जो भी क्वेश्चन आता है उस राज्य की लोकेशन देखोगे तो आपके ट्रिक आपके सभी बन जाएगी कि उसका कौन सा डांस है। आप देखोगे इधर वाले 7 सिस्टर राज्यों में, तो इस 7 सिस्टर राज्यों में आप देखोगे तो इस सिक्किम के बाद में, सिक्किम ध्यान रखना 7 सिस्टर राज्यों में नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ 7 सिस्टर या जिसको 7 बहनें कहते हैं, 7 बहनों में राज्यों में सिक्किम राज्य नहीं है। यहाँ राज्य आता है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है राज्य, उसका नाम है नागालैंड, और नागालैंड के नीचे राज्य आता है, उसका नाम है मणिपुर, और इस के पास में यहाँ राज्य आता है, उसका नाम है मिजोरम, और इधर की तरफ जो है राज्य उसका नाम है त्रिपुरा, और यहाँ पर आयत के आकार का आपके राज्य है उसका नाम है मेघालय, और अंदर का राज्य है उसका नाम है आपके असम। तो कौन कौन से हुए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 राज्य है जिनको 7 बहनें कहते हैं। और इसमें जब भी ये क्वेश्चन आया है उसमें आपके पूछा हुआ ये है कि निम्न में से 7 बहनों में कौन सा राज्य नहीं है, तो उसमें राज्य ध्यान रखना सिक्किम राज्य 7 बहनों राज्यों में नहीं है। तो इस बात को आपके अच्छे से याद रखना। अब यहाँ बंबू डांस यहाँ मिजोरम में होता है, तो ये ध्यान रखना मिजोरम। और मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में एक बात और भी ध्यान रखनी है, यहीं से 23.5 डिग्री आप देखोगे तो कर्क रेखा जो आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, वह 23.5 डिग्री रेखा भी इसी मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए रखना है कि इन 7 बहनों में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो नीचे लटके हुए हैं दोनों राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा से संबंधित एक क्वेश्चन और भी आपके आया हुआ है कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। 3 ओर से। तो ऐसे भी आप ट्रिकली याद रख सकते हो। तो मिजोरम में क्या होता है? बंबू डांस होता है, और ये भी बंबू डांस भी ध्यान रखना नॉर्थों के मौसम में होता है और अक्टूबर माह में होता है। तो इसको आपको थोड़ा जानकारी में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपके नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी। ध्यान रखना प्रत्येक राज्य की आपको जनजाति ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज भी ध्यान रखनी है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे राज्य आता है नागालैंड। आपको यह भी जानकारी रखनी है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में तो आया है लेकिन अभी एयरफोर्स नेवी में नहीं आया, लेकिन आगे आ सकता है क्योंकि अभी अंतिम जनगणना आपके 2011 की हुई है। अभी लास्ट अंतिम जनगणना 2011 की हुई है, 2021 होनी थी लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पा रही है। तो अंतिम आपके जनगणना 2011 की ही पूछेंगे, जो भी डाटा पूछे। तो 2011 में अगर आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र भारत का राज्य है जिसकी जनसंख्या ऋणात्मक हुई, ऋणात्मक या घटी, कम हुई। ये नागालैंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनगणना आपके जनसंख्या क्या है? घटी है। अब देखो घटी है मतलब यहां मेहनत ही नहीं की लोगों ने, ऐसा बात नहीं है, मेहनत तो की है लेकिन जितनी मेहनत की है उसके मुकाबले मरे क्या है? कम। अब देखो मरे ज्यादा है, मरे ज्यादा है जन्म लेने वाले,
कम है तो इस कारण से ये ऋणात्मक हो गई। अगर जन्म लेने वाले ज्यादा है और मरने वाले कम है तो उसके हिसाब से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो एक ऐसे, और वैसे देखोगे तो 2011 में तो इन्होंने मेहनत सबसे कम की, लेकिन इससे पहले 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि में सबसे टॉप पे यही था, सबसे मेहनती राज्य था। लेकिन वर्तमान में ये ऐसे स्थितियां आती रहती है। तो ये नागालैंड राज्य का थोड़ा स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपके? इंग्लिश, ये आपको ध्यान रखना। तो अब आप लोकेशन के अकॉर्डिंग देखोगे ना, मिजोरम बंबू डांस, नागालैंड आपके इंग्लिश और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, तो इसके अकॉर्डिंग आपके सभी बन जाएगी दिमाग में। तो ये आपको कभी भी मैप के अकॉर्डिंग ही देखना चाहिए। अगला आपके पूछा है क्वेश्चन, ये दुर्गा पूजा जो भी, ये भी नवरात्रों के मौसम में ही होता है, अक्टूबर माह में होता है, इस कारण से ये फरवरी में क्वेश्चन पूछा था। और ये विशेषतः कोलकाता का प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और 1911 से पहले भारत की भी राजधानी क्या थी? कोलकाता ही थी। ध्यान रखना, ये 1911-12 में भारत की राजधानी, दिसंबर 1911 में घोषणा हुई और कार्य करना 12 में शुरू किया। तो 1911-12 में भारत की राजधानी कोलकाता से, भारत की राजधानी पहले यहाँ थी कोलकाता, यहाँ से दिल्ली की गई, ये आपके 1911-12 में की गई। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल क्या, आपको इसके साथ साथ सीएम भी याद रख सकते हो कि आपके ममता बनर्जी, क्योंकि आपके सीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको थोड़ा आपको ध्यान रखना। जैसे मिजोरम का जो सीएम है उसका नाम है जोरामथांगा। कुछ नाम ऐसे भी है जो आप ट्रिकली भी याद रख सकते हो, मिजो जोरम, तो मिजो जोरामथांगा। ऐसे कैसे नागालैंड का नेफ्यूरियो। तो जो भी राज्य आता है उसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से राज्य का कौन सा सीएम है, उसका भी नाम याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके 16 यार्ड हिट। ये हॉकी खेल से संबंधित एक शब्दावली है, 16 यार्ड हिट। सीधा क्वेश्चन आया था कि 16 यार्ड हिट किस खेल से संबंधित है। ध्यान रखना, बहुत बार खेलों से संबंधित शब्द आ जाते हैं कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन था कि 16 यार्ड हिट किस खेल से संबंधित है। तो 16 यार्ड हिट हॉकी खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से, जंतु से, पशु से अपरिचित थे, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो वह आपका आंसर है घोड़ा। ध्यान रखना, सुरकोटड़ा से आपके घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इससे अपरिचित थे। इस कारण से ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर आरपीएससी ने भी घोड़ा ही माना और यहाँ पर एयरफोर्स में भी आपके घोड़ा ही माना गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना कि इसमें आपके घोड़ा है, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अप्रभावित अपरिचित थे। फिर है आपके एक शब्दावली और शब्दावली आई, देखो खेलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए। बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सभी इस 23 फरवरी 2019 के सभी प्रथम पारी में, ये भी खेल से संबंधित, ये भी खेल से संबंधित, ये भी खेल से संबंधित। ये वैसे खेल से संबंधित तो नहीं मान सकते, फिर भी ये अगर आपके खेलों के संबंधित जानकारी होगी तो आपको ब्रांड एम्बेसडर भी याद होगा। तो यानी 4 क्वेश्चन, तो इस 8 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन तो केवल खेलों से संबंधित। तो खेलों से संबंधित थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाना। इसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग खेल से संबंधित। देखिए शब्दावलियों से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गए, 16 यार्ड हिट और बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपके आया था इसी पारी में। अगला देखिए आपके नम्मा क्वेश्चन आया था इसी 23 फरवरी 2019 के प्रथम पारी। ये भी 23 फरवरी वाला ही पेपर है, ये 23/2/2019 को पेपर हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट में और नेवी वाला पेपर, ठीक है। इसमें ही ये क्वेश्चन आया था नम्मा कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं? आपके 15 जज होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अपने अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी भी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अभी भारत के वर्तमान में
इसके अलावा राव बने थे और पाठक भी यहाँ के जज बने थे और नागेंद्र सिंह भी यहाँ के जज बने थे भारत के। तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ये जज बने थे। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है कहाँ? हेग में। हेग कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है अगर पूछे तो? हॉलैंड। हॉलैंड बोलो या नीदरलैंड बोलो एक ही है। पहले इसका नाम हॉलैंड था और वर्तमान में इसका नाम नीदरलैंड कर दिया। वहां पर हेग शहर में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है और उसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का क्वेश्चन पूछा था कि कितने कुल जज है। तो कितने जज है? 15। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता? ये वैसे सीधा क्वेश्चन था इसलिए इसका आंसर स्वीडन है। देखिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश ही देते हैं और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। ये इसमें पुरस्कार राशि अगर इसको रुपए में देखोगे आप अपने अकॉर्डिंग तो वो लगभग 11 लाख के आसपास होती है। 11 लाख रुपए के आसपास इसमें राशि होती है। 11 लाख एक। देखिए अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसे वो तो डीपली क्वेश्चन है, फिर भी आपको थोड़ा जानकारी में रखना है कि 11 लाख पुरस्कार दिया जाता है। जैसे मान लो सपोज करो इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में 3 जनों को नोबेल पुरस्कार दिए, क्या तीनों को 11-11 लाख दिए या फिर तीनों में 11 लाख का भाग दिया? तो ध्यान रखना 11 ही देंगे 11 ही इन तीनों को देंगे। तीनों को मतलब उसका भाग होगा तो लगभग 4 लाख से थोड़ा थोड़ा कम सभी को चर के आसपास। 12 होता तो पूरा चर मिल जाता, तो थोड़ा कम 4.5 लाख के आसपास इन सब को मिला। तो इस प्रकार से आपको जानकारी में रहना चाहिए कि कितने भी मेंबर को दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसमें भाग होगा फिर। तो ये नोबेल पुरस्कार ध्यान रखना स्वीडन एक देश है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। आपकी राजधानियों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और यहीं पर पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ था और उसी पर्यावरण सम्मेलन के कारण ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो स्वीडन और एक है देश पास में नार्वे की राजधानी है ओस्लो। देखिए आपके सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, केवल शांति को छोड़कर। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह ओस्लो में दिए जाते हैं। नार्वे की राजधानी जो ओस्लो है यहाँ पर आपके शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र बाद में ही शामिल किया, ध्यान रखना 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है, पहले नहीं दिया जाता था। तो ये 1901 से शुरू हुआ है, ध्यान रखना नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ है। ये ऐसे शुरुआत भी पूछ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1901 से हुई है, लेकिन 1968 से जाकर आपके अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, ये भी थोड़ा आपको जानकारी में रखना है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आपके शांति का नोबेल पुरस्कार, बाकी अन्य सभी स्वीडन में दिए जाते हैं। अब देखो कि अगर नोबेल पुरस्कार कहाँ कहाँ दिए जाते, अगर उसमें ऑप्शन में ऐसे हो स्वीडन, नॉर्वे और फिर दोनों हो ए एंड बी, तो अब ध्यान रखना इसका आंसर होगा ए एंड बी। लेकिन अगर सीधा ही पूछ ले स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ऐसे ऑप्शन में आ जाए कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, तो इसमें ज्यादातर पुरस्कार स्वीडन दिए जाते हैं, केवल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तो एक शांति का ही दिया जाता है। इस कारण से आपको स्वीडन करना है। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश सरकार, स्वीडन देता है। फिर था अल नीनो धारा दिसंबर में चलती है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि अल नीनो धारा कब चलती है। एक बात आपको जानकारी में रखना है कि जो भारत का मानसून है वह भारत का मानसून इस अल नीनो धारा से प्रभावित होता है, लेकिन भारत में तो मानसून जून जुलाई में था, तो वहां पे ऑप्शन जून जुलाई भी थे और अपन सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल नीनो धारा इसका मतलब जून जुलाई में ही चलती होगी। नहीं, ये धारा ध्यान रखना दिसंबर में चलती है, लेकिन इस दिसंबर वाली जो धारा है उसका प्रभाव, इसका इफेक्ट जून जुलाई में पड़ता है भारतीय मानसून पर। और ये जो एल नीनो है, आप अगर देखोगे आप
इस उत्तरी अमेरिका के नीचे यहां पर ये ऐसे मत समझ लेना कि ऐसे बना दिया, ऐसे ये अलास्का, फिर ये कनाडा, ये फिर यूएसए, ये मैक्सिको, मतलब आपको नक्शा समझ में आना चाहिए कि ये मैंने उत्तरी अमेरिका का बनाया है और नीचे वाला मैं दक्षिण अमेरिका का बना रहा हूं। यहाँ पर चिली देश है और यहाँ पेरू देश ये जैसे धारा चलती है ना, इस पेरू देश के पास में चलती है। इस कारण से इस धारा का नाम पेरू हम्बोल्ट की धारा भी है। क्या नाम है? पेरू। इसी धारा का नाम है पेरू और हम्बोल्ट की धारा। अब क्या है, हम्बोल्ट वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, हम्बोल्ट वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इस कारण से इसको हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है, पेरू की धारा कहा जाता है। तो पेरू और हम्बोल्ट की धारा इस पेरू देश के आसपास चलने के कारण पेरू हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। ये जब ठंडी, देखो अपने नॉर्मल एक तो है अल नीनो, एक तो ये शब्द क्या है अल नीनो, और एक है ला नीनो, दो शब्द है। अब जो ला नीनो है भारतीय मानसून को लाता है, ला नीनो भारतीय मानसून को क्या लाता है? लाता। तो इस ला से लाना याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि एल नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करता है, ऑप्शन में एक में आएगा, दूसरे में आएगा कमजोर करता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, या कमजोर या मजबूत दोनों कर सकता है। तो ध्यान रखना आपके ला नीनो हमेशा मजबूत करेगा, मजबूत करेगा। तो भारत का मानसून लाता है, लाना ला नीनो से लाता है। एल नीनो भारतीय मानसून को क्या करता है? कमजोर करता है। ये आपको थोड़ी जानकारी में रखना। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी, ध्यान रखना प्रत्येक विटामिन की कमी से आपको रोग पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आते जाते रहते हैं इसी एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में। तो आपको प्रत्येक का पता होना चाहिए। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। और वैसे बी नाम से B6, B3, B12, B7 ऐसे बहुत सारे आपके विटामिन है, और उन सभी विटामिन का लगभग त्वचा से संबंधित काम होता है, तो त्वचा से संबंधित है। और सी से स्कर्वी रोग होता है, और आपके डी से रिकेट्स रोग होता है। अब इस रिकेट्स ये हड्डियों से संबंधित रोग है। कैसे संबंधित रोग है? हड्डियों से संबंधित, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है इसमें। डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और विटामिन डी प्राप्त कहां से होता है? सूर्य ताप से, सूर्य के ताप से आपके विटामिन डी प्राप्त होती है। इसलिए सुबह सुबह की धूप प्राप्त करनी चाहिए। वैसे शाम की धूप थोड़ा कहते हैं, साइंस कहता है कि शाम की धूप अच्छी नहीं रहती, सुबह की धूप अच्छी रहती है। तो सुबह की धूप लिया करो, विटामिन डी प्राप्त हो जाएगी। रिकेट्स रोग, हड्डियों से संबंधित आपके रोग नहीं होंगे। एक विटामिन ई भी आता है, और इस ई से यौन समस्या होती है, यानी कि आपके नपुंसकता इसी से आती है। अगर इसकी कमी होगी तो आदमी नपुंसक हो जाएगा। यानी विटामिन डी आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी भी पूर्ति अपने रेगुलर होनी चाहिए। विटामिन डी की भी होनी चाहिए, सी की भी होनी चाहिए, बी की और ए की। ए से रतौंधी से संबंधित, आंख से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो प्रत्येक आपको रोग पता होना चाहिए, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके अलावा इसके क्या क्या स्रोत है और आपके इसके क्या रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है, ये भी ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि अमीर खुसरो क्या थे? तो अमीर खुसरो ऑप्शन ए में आया संगीतज्ञ, बी में आया फारसी कवि, सी में आया सूफी संत, और डी में आया सभी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, अब देखिए कई बार अपन क्या है फटाफट में करने होते हैं जीके के सवाल। तो ऑप्शन ए देखते हैं संगीतज्ञ, अपन को पता होता है कि अमीर खुसरो संगीतज्ञ था बिल्कुल, तो इसी पे टिक करके ए ऑप्शन पे गोला कर देते। तो ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन ए बी सी डी एक बार कभी भी ये जो विकल्प वाले सवाल होते हैं उनको एक बार जरूर पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर करें। अगला क्वेश्चन है आपके स्पाइडरमैन एक फिल्म है, उसका हीरो पूछा था, और इसका हीरो है कौन? पीटर पार्कर। तो ये सीधा फिल्म से संबंधित, कला से संबंधित क्वेश्चन था कि स्पाइडरमैन फिल्म का हीरो कौन है? पीटर पार्कर। अगला क्वेश्चन है आपके डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जैसे भारत का जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन जो जलीय जीव है, ये डॉल्फिन है क्या? तो ये डॉल्फिन साइंस से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन था। ये स्तनपायी प्राणी है।
अगला क्वेश्चन आपके आया था कि हिटलर ने नाजी पार्टी या दल बनाया था। तो आपके क्वेश्चन पूछा था इसका हिटलर की पार्टी क्या है, तो इसकी नाजी दल या नाजी पार्टी था। और इसको एक बात ध्यान रखना, ये जर्मनी का था और इसने 1939 से 45 तक जर्मनी के शासन के रूप में निभाया था। और द्वितीय विश्व युद्ध था ना, उस द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान इस हिटलर का था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का भी ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और इसका नाजी दल या आपकी नाजी पार्टी इसमें थी। अगला एक क्वेश्चन आया था WBC। WBC की फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेवी के एग्जाम में आपके फुल फॉर्म तीन तो कन्फर्म आ जाती, लेकिन आपके अभी इस वाले एग्जाम पेपर में मैंने एक ही डाली क्योंकि मेरे पास वो फुल फॉर्म एक ही दे पाए। देखिए कई क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते, तो उसमें से जो याद रहते हैं वही बताते हैं। तो इसके अलावा भी हो सकते हैं, अब मन से मैं जोड़ सकता था 2 और फुल फॉर्म, लेकिन जो आपके पेपर में आया उसी को एज इट इज देने का प्रयास किया है मैंने, इस कारण से मैंने WBC दिया। तो WBC आपके इसकी फुल फॉर्म पूछी थी व्हाइट ब्लड सेल। WBC एक होता है RBC रेड ब्लड सेल। WBC की कमी से ही डेंगू रोग होता है, प्लेटलेट्स कमजोर होते हैं और आपके मानव शरीर से संबंधित जो भी रोग है, हड्डियां हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ऐसा ही ये क्वेश्चन आया था WBC, तो व्हाइट ब्लड सेल। इसके अलावा आपके कंप्यूटर और साइंस से संबंधित भी कुछ फुल फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए। ऐसी क्वेश्चन फुल फॉर्म में आपके नेवी के एग्जाम में और एयरफोर्स के एग्जाम में आ जाती है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको पेपर करवाने का प्रयास किया और इसके साथ ये भी बताया है कि आगे आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके कैसे करने हैं, या इसके आसपास वाला क्वेश्चन जैसे विटामिन डी की कमी का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने A, B, C और E सभी से संबंधित रोग होते हैं उन सभी को बता दिया। तो इस प्रकार से आप अब विटामिन डी का क्वेश्चन आए या A का आए या B का आए या C का आए, E का आए, आप कोई भी गलत नहीं करोगे। तो इस प्रकार से आप इस ओल्ड पेपर का विश्लेषण करके जरूर जाएं, आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप इस स्पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।